Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to study the class C amplifier. Class C amplifier जो हैं ये ज़्यादा बेटर हैं as compared to A and B और हम देखते हैं इनमें कैसे ये ऑपरेट करते हैं. Class C amplifiers are biased so that the conduction occurs for much less than 180 degrees. ये जो amplifiers हैं ये more efficient है either A और push pull class B और class AB से, जिसका मतलब है कि more output power can be obtained from class C operation. जो आउटपुट है एम्पलीट्यूड, इट इज़ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द इनपुट. सो क्लास सी एम्पलीफायर्स आर नॉट यूज्ड फॉर लीनियर एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और इनको जनरली हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑसिलेटर्स वगैरह आ जाते हैं जिनमें जो आउटपुट एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है. और इसी तरीके से मॉड्यूलेटर्स जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है उसको कंट्रोल करते हैं बाय लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. तो क्लास सी एम्पलीफायर के यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए हैं. क्लास सी एम्पलीफायर का बेसिक ऑपरेशन हम देख लेते हैं कि क्या है. बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास सी ऑपरेशन का है वो हमें ये नज़र आ रहा है फिगर में, यानी कॉमन एमीटर क्लास सी एम्पलीफायर जो है उसको हम it is with the resistive load is shown in the figure 7.22a. ये देखें ये कॉमन एमीटर जो है इस और इसमें रेजिस्टिव लोड है यानी आरसी के साथ हमें ये नज़र आ रहा है इसका ऑपरेशन. और हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है. बेसिकली इसमें होता ये है कि class C amplifier is normally operated with a resonant circuit load. एक हमें resonant circuit load के साथ इसको use करते हैं so that the resistive load is used only for the purpose of illustrating the concept. यहाँ पर resistive load जो है सिर्फ और सिर्फ इसके purpose को illustrate करने के लिए ज़ाहिर की गई है और it is biased below cutoff with the negative VBB supply. Below cutoff इसको हम negative VBB supply के साथ कर देते हैं बायस. सो क्या होगा कि इसमें से सिर्फ वीबीबी प्लस वीबी से जब हट जाएगा वोल्टेज और फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो वो वाला हमारे पास वोल्टेज जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे और बाकी सारा का सारा जो वोल्टेज है वो इसमें उस पूरे टाइम में जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करता यानी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा. तो it is biased below cutoff with negative VBB supply. So AC source voltage has a peak value that is slightly greater than VBB plus VBE. मतलब इससे जितना AC का वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वही गुजरेगा, अदरवाइज जो ट्रांजिस्टर है आपके पास वो ऑफ स्टेट में रहेगा. So that the base voltage exceeds the barrier potential of the base emitter junction for a short time near the positive peak of each cycle. इसलिए ये किया जाता है कि ताकि सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए ही ये फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में आए. इस शॉर्ट इंटरवल में जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होता है और फिर ये जो एसी लोड है लोड लाइन जो है उसको हम यूज़ करते हैं और आइडियल मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो है आईसी सैचुरेशन और आइडियल मिनिमम कलेक्टर वोल्टेज वीसी सैचुरेशन जो है वो अचीव किया जाता है. और नियर टू हम सैचुरेशन करंट इसको ले लेते हैं, जैसे ये हमें नज़र आ रहा है और ये वीसी सैचुरेशन हमें नज़र आ रहा है. पावर डिसिपेशन जो है इस सर्किट में कैसे होती है. पावर डिसिपेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन अ क्लास सी एम्पलीफायर इज लो. इसकी पावर डिसिपेशन बहुत कम है. क्यों? क्योंकि इट इज ऑन फॉर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इनपुट साइकिल. ये देखिए ना, ये आपका पूरा इनपुट साइकिल था, इसमें ये सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज, मतलब इतने से पोर्शन के लिए ना ये ऑन हुआ. जब इतने छोटे पोर्शन के लिए ऑन होता है तो फिर क्या होता है कि हमें पावर डिसिपेशन इसकी लो होती है. ये जो फिगर 7.23 का ए पार्ट है, कलेक्टर करंट पल्सेस हमें नजर आ रही हैं इसमें. तो जो टाइम बिटवीन पल्सेस है इट इज द पीरियड टी ऑफ द इन एसी इनपुट वोल्टेज. तो कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज जो है ड्यूरिंग द ऑन टाइम ऑफ ट्रांजिस्टर आर शोन इन द बी पोर्शन. यहाँ पर ये आपको ऑन स्टेट में नजर आ रहा है. To avoid the complex mathematics, we will assume the ideal pulse approximation. इस simplifications को हम use करते हैं. If the output swings over the entire load, अगर आपके पास output सारे load के cross नजर आ रही है तो maximum current amplitude is IC saturation and the minimum voltage जो है वो VC saturation होगा इस time में जिसमें transistor on है. तो power dissipation on time में जो हम लेंगे वो IC saturation और VC saturation के बराबर होगी. Transistor on है for very short time, T on, और ऑफ रेस्ट ऑफ द इनपुट साइकिल. तो इसलिए हम इंटायर लोड लाइन जो है उसको यूज अगर करें तो पावर डिसिपेशन जो है इट विल बी एवरेज्ड ओवर द इंटायर साइकिल. पीडी एवरेज विल बी इक्वल टू टी ऑन बाय टी इनटू पीडी ऑन. तो पीडी ऑन की वैल्यू हम लगा देते हैं एवरेज लेने के लिए.
IC सैचुरेशन, VC सैचुरेशन, T ऑन बाय T, यानी बहुत थोड़े से टाइम के लिए ये पूरे टाइम पीरियड में ऑन हुआ है तो वो हम ले लेंगे। तो इसी तरीके से ट्यून्ड ऑपरेशन अब हम देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। हमने यहाँ कहा है कि आउटपुट हम लेते हैं तो आउटपुट पर एक टैंक सर्किट लगा होता है। ये टैंक सर्किट बेसिकली एक ऑसिलेटर सर्किट है जिसमें हम कैपेसिटर और इंडक्टर को यूज़ करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं इसको। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या होता है। बिकॉज द कलेक्टर वोल्टेज जो है इट इज़ नॉट द रेप्लिका ऑफ इनपुट, बहुत थोड़े से टाइम के लिए हमें आउटपुट मिल रही है ना, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि ये तो पल्सेस जनरेट होंगी, हमें चाहिए फुल पल्स, तो उसके लिए फिर हम इसको ट्यून्ड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो resistively load class C amplifier alone is of no value in linear applications, तो इसलिए हमें नेसेसरी है कि हम इसको एक पैरेलल सॉरी मैंने सीरीज कह दिया था, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के साथ या टैंक सर्किट के साथ हम इसको अटैच कर दें। ये हमें नजर आता है। तो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस टैंक सर्किट की होगी इट विल बी डिटरमिन्ड बाय द फार्मूला FR इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2 पाई LC अंडर सॉरी FR इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC से हम करते हैं। तो जितनी शॉर्ट पल्स होगी कलेक्टर करंट की हर साइकिल की of the input initiates and sustain the oscillation of the tank circuit so that the output sinusoidal voltage is produced. हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर देंगे इनपुट जो हमें आउटपुट यहाँ से मिलेगी ना एम्पलीफायर की उसके साथ। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी ऑसिलेशंस जनरेट होंगी और वो जो ऑसिलेशंस है वो साइनोसॉइडल वोल्टेज होगा तो वो हम उसको अचीव कर लेंगे। तो टैंक सर्किट जिसके हाई इम्पिडेंस होती है ओनली नियर द रेजोनेंट सर्किट, तो जो गेन है वो लार्ज होगा सिर्फ इस खास फ्रीक्वेंसी पर। काम ये कैसे करेगा कि करंट पल्स जो है इट विल चार्ज द कैपेसिटर टू अप्रोक्सीमेटली VCC। तो जो करंट पल्स आ रही है उससे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही ये पल्स इसको चार्ज कर देगी तो जो कैपेसिटर है वो क्विकली डिस्चार्ज होगा। देन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ना, यानी फर्ज करें यहाँ से ये चार्ज हो गया पॉजिटिव साइड पर, फिर ये डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, फिर इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका हुआ है, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होने शुरू हो जाएगा सेकंड साइकिल में। तो यही काम इसमें हो रहा होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उस वक्त पहले कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर इसकी डिस्चार्जिंग के नतीजे में इंडक्टर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर जब फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर बिल्कुल खाली हो गया तो इंडक्टर फिर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर को चार्ज करेगा और ऐसे ये पल्सेस में चलती रहेंगी। After the capacitor completely discharges, the inductor's magnetic field collapse and quickly recharge capacitor to near VCC in the direction opposite to the positive charge. Opposite direction में ये चार्ज हो जाएगा। अब फिर जब 1/2 साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन आएगी तो तब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा नेक्स्ट, आपके पास कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज होगा, उसके नतीजे में इंडक्टर चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर फिर फुली रिचार्ज करेगा कैपेसिटर को बैक टू द पॉजिटिव पीक स्लाइटली लेस देन द प्रीवियस वन। तो इस तरह जो है आपके पास ये प्रोसेस चलता रहेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो ये जो एक फुल कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज जो है वो तकरीबन 2 VCC के बराबर हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड हर सक्सेसिव साइकिल ऑफ ऑसिलेशन जो है दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ द प्रीवियस साइकिल। हर जो नया साइकिल उसका एम्पलीट्यूड प्रीवियस से कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस भी कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ऑसिलेशन जो है इट विल इवेंचुअली डाई आउट, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डैम्पिंग। तो लेकिन जो रेगुलर रिकरेंस है कलेक्टर करंट की वो क्या करेगी, वो री एनर्जाइज कर देगी रेजोनेंट सर्किट को और इस वजह से जो ऑसिलेशन है वो आपके पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से चलती रहेगी क्योंकि जिस जिस तरह ही ये वोल्टेज कम होने लगेगा तो कैपेसिटर ये जो आपके पास एम्पलीफायर है इसमें से कुछ करंट यहाँ आ जाएगा। जो करंट यहाँ आएगा वो फिर इसको दोबारा से जो एनर्जी लॉस हो रही थी उसको बैलेंस कर देगा और फाइनली ये आपको सेम एम्पलीट्यूड पे नजर आता रहेगा। जब ये टैंक सर्किट जो है इट इज ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, तो क्या होगा इट ये जो री एनर्जाइजिंग है हर साइकिल की वो होती रहेगी ऑफ द टैंक वोल्टेज। तो फिर क्या होगा, टैंक सर्किट जो है उसको हम सेकंड हार्मोनिक के लिए ऑफ द इनपुट सिग्नल के लिए जब करते हैं तो उसमें फिर क्या होगा, ये री एनर्जाइजिंग दो ऑल्टरनेट साइकिल्स के लिए होती रहेंगी। तो इस केस में जो क्लास थ्री एम्पलीफायर है इट विल एक्ट एज द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो जितनी दफ़ा भी आप उसको हायर हार्मोनिक्स के लिए अगर उसको ट्यून करेंगे तो फिर आपके पास ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास उसकी स्कीमेटिक है जिसमें हमने कहा था कि पहले जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया है
बीसीसी की वजह से अब ये डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये डिस्चार्ज होगा तो उसके नतीजे में ये इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो इंडक्टर है ये दोबारा से करंट जनरेट करेगा और ये कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लग जाएगा। अब ट्रांजिस्टर जो है आपके पास बाहर वाला वो ऑफ हो चुका है और यहाँ पर जो आपके पास है कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। इसके डिस्चार्ज होने से इंडक्टर चार्ज हो रहा है। फिर जो इंडक्टर है वो दोबारा से इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर रहा है, यानी अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्जेस इस तरफ से इस तरफ मूव करें, इंडक्टर चार्ज हो रहा है। अब इंडक्टर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी जहाँ पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव प्लेट बन जाएगी और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी। तो ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में आना शुरू हो गया। फिर क्या होगा, ये कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज होगा, यानी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया है, तो ये आपके पास नेक्स्ट सिग्नल यहाँ जनरेट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से ये जो चार्ज हुआ है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी पहले जहाँ नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला पोर्शन नेगेटिव हो गया और अब ये दोबारा से आपके पास डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस पूरे काम में ये देखें नया सिग्नल यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और इसमें ट्रांजिस्टर ऑफ रहा है और इसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि अब इसके बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जो नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा उसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो ऐसे कम हो जाएगा। ऐसे कम होते होते ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, हम जो कैपेसिटर है सॉरी जो ट्रांजिस्टर है उससे नेक्स्ट करंट पल्स जनरेट होती है और ये फिर सेम हाइट तक बनता रहता है काम। अगर वो ना हो अ, हमें सेम करंट ना मिले तो ये इस तरह ऑसिलेशंस जो हैं दे विल डाई आउट। और इस चीज़ से बचने के लिए रेट ऑफ डिके जो है इससे बचने के लिए क्या होता है कि नेक्स्ट करंट पल्स आ जाती है और वो फिर ऐसे इसको जनरेट करती रहती है। और जो हमने सेकंड हार्मोनिक की बात की है, अगर ये जो टाइम है ये इतना ज़्यादा हो कि इसमें 2 पल्सेस जनरेट हो सकें, इस तरह ट्यूनिंग हो, तो ये आपके पास सेकंड हार्मोनिक जनरेशन हो जाती है, ये सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है। और अगर इसको और ज़्यादा करना चाहें तो हम इसको टैंक सर्किट को की ट्यूनिंग इस तरह कर सकते हैं कि जो करंट पल्स है वो तब जनरेट हो या एलसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो कि यहाँ 2 से ज़्यादा वेव्स जो हैं वो जनरेट हो जाएँ। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट इसकी क्या होगी? क्योंकि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है टैंक के क्रॉस पीक टू पीक वोल्टेज वो 2 वीसीसी के बराबर है। यानी देखें एक वीसीसी जो था वो यहाँ तक आ रहा था, दूसरा वीसीसी यहाँ तक आ रहा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वीसीसी और ये माइनस वीसीसी 2 वीसीसी बन जाएगा। तो वी 2 वीसीसी के बराबर आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू वीआरएमएस स्क्वायर ओवर आरसी। तो वीआरएमएस 0.707 वीसीसी स्क्वायर ओवर आरसी आएगा और वीसीसी के लिए हम लिखेंगे यहाँ 2 वीसीसी। ये पहले ही 0.5 वीसीसी स्क्वायर ओवर आरसी है। आरसी जो है इट इज द इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर टैंक सर्किट एट रेजोनेंस। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस को जाहिर कर रही है। और टोटल जो पावर है इट मस्ट बी सप्लाई टू द एम्पलीफायर आउटपुट प्लस पीडी एवरेज होगी। तो आउटपुट पावर हम यहाँ से लिखेंगे और टोटल पावर से हम इसको डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के लिए। तो दैट विल बी पी आउट प्लस पी डी एवरेज। और अगर आउटपुट पावर बहुत ज़्यादा हो डी पी डी एवरेज से तो दैट विल बी इक्वल टू पी आउट बाई पी आउट और एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। यहाँ पर हम वीसीसी को 2 वीसीसी की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपके पास जो है इन दिस वे क्लास 3 एम्पलीफायर जो है वो एक्ट करता है और आपको 100% एफिशिएंसी दे